वेलकम बैक टू द क्लास। कल हो गया 10 क्वेश्चन, 11वां देखो। अब एक्टिव लिमिटेड ने लेजी लिमिटेड के 1 अक्टूबर 2016 को 90% अंश 1,75,000 की लागत पर क्रय किए हैं। क्रय की तिथि पर कोई वित्तीय विवरण नहीं बनाया गया था। 31 मार्च 16 एवं 31 मार्च 17 को लेजी लिमिटेड का वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से दे रखा है। ये लेजी लिमिटेड का जो वित्तीय विवरण है दोनों साल का दे रखा है। अब आपको समझना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में दिया है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये का एक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स है, साथ में गुडविल भी दी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस भी कंपनी को आप खरीद रहे हैं, हायर कर रहे हैं, उसमें अगर गुडविल दी है तो वो कैलकुलेशन में आने वाली है। करंट असेट्स दिया है। और जो एक्टिव लिमिटेड है उसका ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कैपिटल रिजर्व भी दिया है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दोनों वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, गुडविल की वैल्यू और कैपिटल रिजर्व की वैल्यू भी। कह रहा है 31 मार्च 17 को एक्टिव लिमिटेड तथा उसके सहायक लेजी लिमिटेड का मिश्रित वित्तीय विवरण तैयार करना है आपको। ये कंपनी खरीदी गई है कब? 1 अक्टूबर 2016 को। कैलकुलेशन करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें होल्डिंग कंपनी है एक्टिव लिमिटेड और सब्सिडियरी कंपनी है लेजी लिमिटेड। लेजी लिमिटेड जो परचेज की गई है कब की गई है? 1 अक्टूबर 2016। और लेजी लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? 50,000, जिसमें से 90% वैल्यू परचेज है। सबसे पहले कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। कौन सा रेशो? होल्डिंग रेशो। देखो, होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी है एल लिमिटेड। तो इसके पास है 90% शेयर, इसके पास है 10% शेयर। तो रेशो बन जाएगा 9 और 1 का। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ प्री या पोस्ट पहले जो टाइम टेबल है वो निकालेंगे यहाँ से ना, दोनों का पीरियड क्या क्या है। होल्ड किया गया है 1 अक्टूबर 2016 में, है ना? ठीक है, तो ऐसे समझेंगे आप कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक की एक वैल्यू है यहाँ पे, और 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक की दूसरी वैल्यू। यहाँ पे दो वैल्यू ऐसे दी हैं, एक वैल्यू 16 की, एक वैल्यू 17 की है। परचेज जो किया गया है वो किया गया है 1 अक्टूबर 2016 में, तो इस वैल्यू में तो कहीं आएगा नहीं, इस वैल्यू में आएगा। इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा प्री में चला जाएगा, और इसमें से आधा प्री में चला जाएगा और आधा पोस्ट में चला जाएगा। प्री में कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 अक्टूबर 2016 तक। और यहाँ कौन सा जाएगा? 1 अक्टूबर 16 से लेके 31 मार्च 17 तक। समझ पा रहे वाली बात को? जब भी असेट्स कोई परचेज की जाएगी तो उससे पहले का जितना भी टाइम है वो सारा का सारा प्री में रहता है, और उसके बाद का जितना टाइम वो सारा का सारा पोस्ट में रहता है। निकाला इसीलिए कि प्री वाला जो प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट बनता है, और पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट बनता है। 2 ईयर दिए हैं जिस कंपनी को हम खरीदना, उसमें 2 ईयर का डाटा है, 2016 का, 2017 का। 16 वाली साल जो है अप्रैल 15 में शुरू हुई होगी, 31/16 में ख़त्म हो गई। एक डाटा दिया 17 का, तो वो 1 अप्रैल 16 में शुरू हुई होगी, 31 मार्च 17 में ख़त्म हो गई। अब इन दोनों ईयर में से हमको देखना पड़ेगा कौन सी ईयर ऐसी है जिसमें कंपनी को बेचा या खरीदा गया है। बेचा गया है 1 अक्टूबर 2016 में, तो 2016 अक्टूबर यहाँ तो कभी नहीं आएगा, तो मार्च में ख़त्म हो गई। तो ये पूरा का पूरा कहाँ गया? प्री में, खरीदने से पहले का साल है ये। इस वाले में आएगा अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर आया कहीं बीच में, तो बीच में जब अक्टूबर आएगा, जब खरीदा उससे पहले का प्री और उसके बाद का पोस्ट, तो एक बार प्री एक बार पोस्ट। प्री कौन सा? 1 अप्रैल 16 से अक्टूबर 16 तक, और अक्टूबर 16 के बाद 31 मार्च 17 तक क्या आएगा? पोस्ट आएगा। ऐसे है ये, समझ गए वाली बात को? अब इनका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। कैलकुलेशन ऑफ
प्री का निकालेंगे पहले। और ये हमेशा होता है कैपिटल वाला। जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसका देखो रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में क्या क्या दिया है, दो वैल्यू दी है, एक दिया है जनरल रिजर्व, एक दिया है सरप्लस ऑफ पी एंड एल, है ना। तो दोनों वैल्यू बोलनी है, एक तो बोलना है जर्नल रिजर्व, कौन सा 2016 वाला, पहले प्योर जो प्री है वो निकालना है हमको, जो पार्टीशन में उसे बाद में देखेंगे। कितना है 1,00,000 रुपया। और इसके बाद दिया है सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी 2016 वाला 25,000। बताओ ये दोनों बात समझ में आ गई। ये 2016 के दोनों सीधे सीधे लिख दिए। लेकिन 2017 में आधा 6 महीने का तो है प्री में और आधा 6 महीने का है पोस्ट में। हम प्री वाला लिख रहे हैं तो सिर्फ 6 महीने का लिख पाएंगे। फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे हम जर्नल रिजर्व, कौन सा 2017 वाला, लेकिन कितना दिया है वहाँ पे बताओ जरा, 1,10,000। बेटा 1,10,000 रुपये दिए हैं 2017 में, तो ये रिजर्व हुए, पी एंड एल हुए, ये क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब जोड़ जोड़ के बनते हैं। 1,10,000 में 1,00,000 तो पुराना वाला ही है, तभी तो 1,10 बना होगा। तो इस साल उसने सिर्फ 10,000 कमाए, तो कितना घटाएंगे इसमें से 1,00,000। अब ये पूरे साल का आ जाएगा 2017 का, लेकिन हमको चाहिए 6 महीने का बस, तो मल्टीप्लाई 6/12 कितने आएंगे 5,000 रुपये। बताओ ये बात समझ में आ गई। दूसरा आएगा सरप्लस, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया है 50,000 का सरप्लस है, जिसमें से 25,000 तो पहले वाले ही हैं, और हमको चाहिए सिर्फ 6 महीने का। 6/12 कितना बचेगा 12,500। सबको जोड़ दो, ये बन जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। कितना 1,42,500। बताओ ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगली कैलकुलेशन क्या रहेगी हमारी, पोस्ट वाली कैलकुलेशन रहेगी, है ना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू टाइप। अब रेवेन्यू वाला कौन सा आएगा, रेवेन्यू वाला वो जिस साल में तुमने संपत्ति को खरीदा है। तुमने खरीदा है अक्टूबर 16 में, इसका मतलब खत्म कब होगी 17 में जाके, तो 17 वाला आएगा यहाँ पे। और किसका, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का, सॉरी उसका सब्सिडरी कंपनी का। तो सब्सिडरी का जनरल रिजर्व बताओ कितना है बेटा 2017 वाला 1,10,000 पूरा लिख दो। हमको पता है कि इसमें जो है प्री वाला इंक्लूड है, लेकिन प्री वाला पूरा एक साथ घटा देंगे हम, है ना। दूसरा क्या है सरप्लस ऑफ पी एंड एल 50,000। ऐड कर दो दोनों को। हाँ 2017 वाला ऊपर वाला सब्सिडरी कंपनी का ही बताना, होल्डिंग का नहीं, सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं। इसमें भी सब्सिडरी कंपनी की हैं सारे, उसमें भी सब्सिडरी कंपनी, जिस कंपनी को आप खरीद रहे हैं। ये हो जाएगा टोटल पी एंड एल या प्रॉफिट। लेकिन इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा प्री वाला, मतलब कैपिटल वाला। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है 1,42,500। इसे घटा दो, कितना बचा 17,500। यही क्या है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट को मैं दो जगह लिखना पड़ता है, एक बार होल्डिंग कंपनी मतलब ए लिमिटेड, एक बार सब्सिडरी कंपनी मतलब एल लिमिटेड। इसके पास जाएगा 90% पार्ट, इसके पास जाएगा 10% पार्ट। बताओ इसका तो आ गया 1750, और ये जाएगा कहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले कॉलम में 15,750, और ये कहाँ जाएगा होल्डिंग कंपनी के सरप्लस में। समझ पा रहे हैं वाली बात को। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी रहेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। अच्छा गुडविल, सॉरी गुडविल कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यहाँ आपको थोड़ी सी बात याद रखनी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। सबसे पहले देखो एस लिमिटेड जो है, सॉरी एल लिमिटेड, कैपिटल कितनी है, मतलब ये सब्सिडरी कंपनी वाली कैपिटल कितनी है, 50,000। लेकिन हमने कितना कैपिटल खरीदा है उसका, 90%, मतलब परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू कितनी है, 90% है ना। 50,000 का 90% कितना आ गया, 45,000। वैल्यू मैंने अलग लिख दी है, इसका अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना पड़ता है हमको, कैपिटल प्रॉफिट। इसका भी कितना, 90%। कितना था, 1,42,500 का 90%, 1,28,250। ऐड कर दो, 1,73,250। लेकिन हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहाँ दी होती है, जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में दी होती है ना। तो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, 1,75,000 रुपया। क्वेश्चन में शुरू में ही बोला है उसने, आपने 1,73,000 की चीज़ खरीदी है, 1,75,000 रुपये दे दिया, ज़्यादा पैसा दिया। ज़्यादा पैसा दिया तो मतलब गुडविल दी आपने, तो देन गुडविल बराबर कैसे निकालेंगे, 1,75,000 माइनस 1,73,000, कितना आ गया, 73,250। ये आ गया 1,750 रुपये। और ये क्या है, ये गुडविल। क्वेश्चन में जो सब्सिडरी कंपनी आप खरीद रहे हैं उसकी ऑलरेडी एक गुडविल दे रखी है। सब्सिडरी कंपनी में देखो 25,000 रुपये की गुडविल है। अब गुडविल ही तुम्हारा आंसर आ रहा है, गुडविल ही वहाँ दे रखी है। जब भी तुम असेट्स को खरीदोगे तो गुडविल साथ में खरीदनी पड़ेगी तुमको। इसका मतलब इसमें गुडविल और ऐड हो जाएगी, ये भी प्लस कर दो इसमें ओल्ड गुडविल। 25,000 की बेटा ओल्ड गुडविल है, किसकी, जो सब्सिडरी कंपनी है, मतलब एल लिमिटेड। कितना हो गया, 26,750। ये होगी हमारी टोटल गुडविल। अब ये टोटल गुडविल वैसे तो असेट्स में आनी चाहिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी है उसमें कैपिटल रिजर्व दे रखा है। अब एक ही में कैपिटल रिजर्व और साथ में गुडविल आना पॉसिबल नहीं है, या तो गुडविल ही आए या कैपिटल रिजर्व ही आए, दोनों में से एक वैल्यू आनी चाहिए। लिखने को दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा है उससे हमारा आंसर 26,750 ज़्यादा आएगा, असेट्स का भी और लाइबिलिटीज़ का भी। तब हम क्या करेंगे कि होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल रिजर्व है उसमें से गुडविल को हटा देंगे। अगर कैपिटल रिजर्व कम होता तो कैपिटल रिजर्व को हटा देते, गुडविल का आंसर बचता। अब गुडविल रिजर्व कम है, गुडविल कम है, तो कैपिटल रिजर्व का आंसर बचेगा। देखो अब इधर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, और किसका, होल्डिंग कंपनी का। कितना कैपिटल रिजर्व दिया है बताओ जरा एक बार, 2,50,000। इसमें से माइनस कर दो गुडविल की वैल्यू, कितना है, 26,750। घटा दो 2,23,250। यही है कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व कम होता, गुडविल ज़्यादा होती, तो फिर गुडविल बचती यहाँ पे। समझ पा रहे हैं वाली बात को, ठीक है। अब इसके बाद अगली कैलकुलेशन क्या रहेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, किसका निकलता है, ये निकलता है सब्सिडरी कंपनी का। कौन है सब्सिडरी कंपनी, एल लिमिटेड की जो रिमेनिंग कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 10%। कहने का मतलब 50,000 टोटल कैपिटल थी, 90% को सेल कर दिया, 10% बची हुई है, कितनी, 5,000 रुपये। प्लस करना पड़ेगा इसमें कैपिटल प्रॉफिट, इसका भी 10%। किसका 10%, 1,42,500 का 10%, तो कितना आएगा,
250 और प्लस करना पड़ेगा इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट, और रेवेन्यू प्रॉफिट हमने निकाला अलग से, ये रहा 1750 जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है। सबको ऐड कर दो, कितना 21,000 रुपये वैल्यू बन गई है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। ठीक है, एक कैलकुलेशन और कर लो, होल्डिंग कंपनी का सरप्लस या P&L कितना आएगा। कैलकुलेशन ऑफ P&L किसका, होल्डिंग का। बताओ पहले से सरप्लस P&L कितना दे रखा है होल्डिंग का, होल्डिंग कंपनी में नीचे वाले में। हाँ, नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो होल्डिंग कंपनी का है, 3,12,500। इसमें प्लस क्या करना है, रेवेन्यू वाला प्रॉफिट, ये वाला रेवेन्यू प्रॉफिट 15,750 ऐड कर दो, 3,28,250। सारी वैल्यू आ गई है, बस बैलेंस शीट में इनको पोस्ट करना है हमें। बताओ बात समझ में आ गई सबकी है? ठीक है, क्लिक करो फोटो, फिर पूछूंगा वैल्यू। और ये देखो कितना सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें धूप की वजह से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का बैलेंस शीट बनाएंगे मैं, कंसोलिडेटेड। अगर तुमको ये नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है इसको, तो इसमें तुम लिख सकते हो कंबाइंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एज ऑन, जब कंपनी को खरीदेंगे तभी बनानी है हमको। कब को बनानी है, कह भी रहा होगा या फिर वो और नहीं कह रहा, जब आप खरीदोगे तब बना दो। अगले पेज में उसने बोला है शायद कितने डेट में बनानी है। ओके, यहाँ लिख दो 31 मार्च 2017। प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाया नहीं है, करंट ईयर का कॉलम है बस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, पॉइंट ए शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल है होल्डिंग कंपनी का, देखना होल्डिंग का 12,500। कितने वाला शेयर है, 10 रुपये वाला नहीं, 100 रुपये वाला है। एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक शेयर है और 12,50,000। दूसरा पॉइंट दिया है रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो इसमें आया है कैपिटल रिजर्व, और हमने इसकी कैलकुलेशन की थी कैपिटल रिजर्व की। कितना कैलकुलेशन में आया था, हाँ आज वाला देखना है फोटो, 2,23,250। ये कैलकुलेशन में है 2,23,250। इसके बाद में जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व है, इसमें कोई प्लस माइनस हुआ नहीं है, 4,37,000, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है। अगला सरप्लस P&L, इसमें प्लस माइनस किया था सबसे लास्ट में, 3,28,250। बस इतनी वैल्यू इसमें। इसमें एक वैल्यू और आएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 21,000 रुपये, जो हमने लिखी थी अभी कैलकुलेशन में आई थी। टोटल कर दो, बन जाएगा इधर ये टोटल लायबिलिटीज।
22,60,000। अब सेकंड पॉइंट आएगा असेट्स। फर्स्ट पॉइंट नॉन करेंट, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल के हिसाब से ओके। पॉइंट ए बना लो इधर, फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल कितना 1 लाख, ये 1 लाख तो है होल्डिंग का और 1,25,000 है सब्सिडरी कंपनी का। 2,25,000। नेक्स्ट गुडविल आएगी नहीं, किस में दे रखी है सब्सिडरी के, यहाँ पे होल्डिंग क्या पढ़ना है, कोई बात नहीं। ये जो फिक्स असेट्स है ना, ये बोलनी है तुमको होल्डिंग की। 13,25,000 तो वो है, प्लस ऊपर वाले की बोलो कितना है, पहले नहीं दूसरा वाला 2017 वाला 1,25,000 कितना हो जाएगा, ये 14,50,000। और है इसमें कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट है वो आएगा नहीं, अगला बोलो। करंट असेट्स, गुडविल कहाँ है, होल्डिंग कंपनी पर नहीं, होल्डिंग नीचे वाला कितना करंट असेट्स है, ये तो होल्डिंग कंपनी का है। अब सब्सिडरी का देखो 2017 में कितना है करंट असेट्स, 60,000 ऐड कर दो दोनों को, 8,10,000। और बताओ क्या वैल्यू है, होल्ड सॉरी सब्सिडरी कंपनी में और कोई वैल्यू है नहीं है, जोड़ दो दोनों को। ये हो जाएगा हमारा टोटल असेट्स। बताओ बात समझ में आ गई। ये जो वैल्यू है कैलकुलेशन नहीं है सारी की सारी, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। नॉन करंट असेट्स में और करंट असेट्स में दोनों वैल्यू लिखनी है तुमको। पहले ये वाली जो वैल्यू है होल्डिंग कंपनी की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू सब्सिडरी की, लेकिन 2017 वाली फाइनल वैल्यू लिखनी है, पहले की कोई वैल्यू नहीं लिखनी है। ठीक है, दो अलग अलग बैलेंस शीट दी है इसमें, पहली वाली बैलेंस शीट सब्सिडरी कंपनी की और दूसरी वाली बैलेंस शीट होल्डिंग की है, इन दोनों को मिलानी है एक साथ। ठीक है, समझ में आ गया ये।